इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे रिटार्डेशन के बारे में, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे रिटार्डेशन के बारे में। कि व्हाट इज रिटार्डेशन, हम रिटार्डेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो रिटार्डेशन को हम हिंदी में मंदन कहते हैं, और एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम लोग को याद हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है बेटा, समझना ध्यान से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, यानी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब है बॉडी के पास एक्सेलरेशन मौजूद है। वेलोसिटी चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, या वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो हम ये कहेंगे कि बॉडी के पास कुछ न कुछ एक्सेलरेशन ज़रूर मौजूद है। ठीक है ना, यानी वेलोसिटी का बढ़ना, वेलोसिटी का घटना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज होना, ये सारे के सारे काम एक्सेलरेशन की वजह से होते हैं। तो एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी चेंज करना। अब एक्सेलरेशन को ही कभी कभी हम रिटार्डेशन कहते हैं। कब कहते हैं रिटार्डेशन? जब एक्सेलरेशन इस तरह का हो कि वो स्पीड को घटाना स्टार्ट कर दे, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करे, तो हम कहते हैं कि वो रिटार्डेशन। ठीक है ना, तो लिखेंगे एक लाइन, when speed of body decreases, then acceleration is called retardation। एक्सेलरेशन को तब रिटार्डेशन नाम दिया जाता है, मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक्सेलरेशन का ही एक स्पेशल केस है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का ही एक स्पेशल केस है रिटार्डेशन। तो जब एक्सेलरेशन रफ्तार को कम करे, जब एक्सेलरेशन स्पीड को कम करे, तो वो रिटार्डेशन है। ठीक है ना। अब बहुत बड़ा भ्रम ये है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है, ऐसा हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होता है और हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। ये वाली बात पूरी तरह से ठीक नहीं है कि जरूरी नहीं है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन मे बी और may not be the retardation। नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों बेटा? क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन gives us the direction। क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ना, वो बेटा एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं, ना कि ये बता देंगे कि वो बस आपने एक्सेलरेशन का साइन देखा और आपने कह दिया कि रिटार्डेशन। ऐसा जरूरी नहीं। हम ये देखेंगे कि कभी कभी पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन होगा और कभी कभी नेगेटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन हो सकता है। लेकिन ये सोचना कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी 100% नेसेसरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, पर ऐसा ऑलवेज ट्रू नहीं है। तो कब है 1D मोशन में रिटार्डेशन? अगर हम कहें तो इन 1 डायमेंशन मोशन, when acceleration is opposite to the velocity,
कॉमा इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होगा, बेटा जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होता है तो हम कहते हैं कि रिटार्डेशन। मतलब अगर वेलोसिटी बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में हो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन बताता है, आप समझिए। तो अगर मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लिखूं, मान लो बेटा बॉडी इधर जा रही है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, बेटा ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव है, और मान लो एक्सेलरेशन इधर है, अपोजिट है, उल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पर गाड़ी के पास रिटार्डेशन है। अब आप ये मत सोचना कि चूंकि ए नेगेटिव है इसलिए रिटार्डेशन, ये मत सोचना। आपको ये सोचना है कि वेलोसिटी के अपोजिट है इसलिए रिटार्डेशन है। आप दूसरा एग्जांपल और देखिए, मान लो ये गाड़ी इस तरफ आ रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहां वेलोसिटी का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर मैं एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव कर दूं, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ, एक्सेलरेशन राइट की तरफ, तब भी अपोजिट है, तब भी क्या है यहां पर, रिटार्डेशन। दोनों ही परिस्थितियों में स्पीड घटेगी। तो यहां पर तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन है और यहां नेगेटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन है। तो क्या यह कहना ठीक होगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज द रिटार्डेशन? यह कहना गलत, ठीक नहीं है। क्या कहेंगे, 1D मोशन में जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तब वो रिटार्डेशन होता है, देन इट इज रिटार्डेशन। तब वो स्पीड को घटाता है। दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन है, मंदन है, रफ्तार घटेगी। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो भी रिटार्डेशन है। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं, अगर मान लो ये सिचुएशन हो, ये सिचुएशन बेटा वेलोसिटी भी नेगेटिव है, डायरेक्शन नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, दोनों नेगेटिव है, तो ये रिटार्डेशन नहीं है। यहां स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इंक्रीजिंग, यहां स्पीड बढ़ रही है, इट इज नॉट रिटार्डेशन, इट इज एक्सेलरेटिंग। बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यहां पर स्पीड अब स्पीड बढ़ रही है बेटा यहां पर। और अगर मैं दोनों को पॉजिटिव दे दूं, दोनों पॉजिटिव हैं, वेलोसिटी भी एक्सेलरेट, यहां भी स्पीडिंग अप, यहां भी स्पीडिंग अप। इसका देखो एक्सेलरेशन यहां भी तो नेगेटिव है पर नॉट द रिटार्डेशन। यहां नेगेटिव है, यहां रिटार्डेशन है, यहां नेगेटिव है, रिटार्डेशन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या ये कहना सही होगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होता है हमेशा? तो हमें, हाँ आप ये कहोगे क्या सर साइंस से बता नहीं सकते? बता सकते, लेकिन हमें केवल एक्सेलरेशन के साइन से काम नहीं चलेगा। हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन चेक करना होगा। तो जब दोनों उल्टे साइन के होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब जाके वो क्या बनेगा, रिटार्डेशन बनेगा। जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे, दोनों अगर सेम साइन के होंगे तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, बॉडी की रफ्तार बढ़ेगी, और दोनों जब अपोजिट साइन के होंगे तब बॉडी की स्पीड कम होगी, बॉडी में रिटार्डेशन होगा। ठीक है ना, लिख लें।
नोटेड। तो हमारा क्या कंक्लूजन है बेटा, सेम साइन है दोनों का तो एक्सेलरेटिंग, अपोजिट साइन है तो डी एक्सेलरेटिंग। रिटार्डेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो रिटार्डेशन बोलो चाहे डी एक्सेलरेशन बोलो। नोटेड एवरीवन। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको एक सवाल देता हूं, find whether body is accelerating or decelerating at t is equal to 1। वेलोसिटी का फंक्शन दिया है टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3। बेटा t बराबर 1 पे आपको बताना है बॉडी एक्सेलरेटिंग है या डी एक्सेलरेटिंग। देखिए किशन भैया ने डी एक्सेलरेटिंग बता दिया तुरंत, ऐसे ही भैया सभी लोग तुरंत बता देते हैं और गलत हो जाता है। चूंकि इन्होंने सिर्फ एक्सेलेरेशन निकाला है, उसमें t बराबर 1 डाला है और नेगेटिव आ गया है, इसलिए भैया बता रहे हैं कि रिटार्डेशन है। मूर्ख कहीं के। बताओ भाई। हाँ, इतना समझाने के बाद ये गलती कर रहे हो यार, मतलब अजीब बच्चे हो यार। देखो v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस, देखो गलती क्या होती है, हमने चेक करना है तो हमने a निकाला, a है dv बाई डी टी। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 8t का डिफरेंशिएशन 8 और 3 का 0। t का 1 होता है, टी स्क्वायर का 2t होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे a इज इक्वल टू 2t माइनस 8 आ रहा है, ठीक है, ये एक्सेलेरेशन है। t बराबर 1 पे एक्सेलेरेशन चेक करेंगे, देखो यहाँ 1 डालेंगे, 2 इंटू 1 2 माइनस 8, ये माइनस 6 है। और जैसे नेगेटिव देखा वैसे 50% भारतीय तो यही बोल देंगे, नेगेटिव है तो डी एक्सेलेरेशन होगा। लेकिन जो समझदार भारतीय वो जानते हैं कि एक्सेलेरेशन का केवल साइन देख के कमेंट नहीं कर सकते, वेलोसिटी का साइन भी देखना पड़ेगा। तो t बराबर 1 पे वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी वाले में डालेंगे, देखो 1 का स्क्वायर 1, 8 गुणा 1 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 4, दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। दोनों नेगेटिव आने का मतलब क्या है भैया, एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेटिंग है, डी एक्सेलरेटिंग नहीं है, रिटार्डेशन नहीं है। क्योंकि v और a दोनों नेगेटिव है, सेम साइन का मतलब सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ एक्सेलरेशन, नॉट रिटार्डेशन। यहां पर बॉडी में रिटार्डेशन नहीं है। इसका मतलब इस मोमेंट ऑफ टाइम पे बताओ स्पीड घट रही होगी कि बढ़ रही होगी? हाँ, बढ़ रही है, इस वक्त इंक्रीज कर रही होगी स्पीड। चलो इसको चेक करके बताओ बेटा। चेक
whether body has retardation or not at t equal to 1 second. t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताना है. हाँ भाई, है रिटार्डेशन. देखिए पहले t बराबर 1 चेक करना है, तो क्यों ना मैं वेलोसिटी पहले ही चेक कर लूँ. 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 10, तो ये 10 से 11 -7 आएगा प्लस का. और एक्सेलेरेशन पहले निकालेंगे dv/dt, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t - 4, t बराबर 1 पे निकालेंगे 2 इंटू 1 - 4, दिस इज -2. अब देखो यहाँ भी एक्सेलेरेशन नेगेटिव पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ये अपोजिट है. तो क्या हो गया यहाँ पर रिटार्डेशन है, यहाँ रिटार्डेशन है. अब ये ना सोचना कि नेगेटिव था इसलिए रिटार्डेशन कह दिया. नेगेटिव नहीं था, दोनों का देखना है मुझे. एक्सेलेरेशन नेगेटिव था, वेलोसिटी कैसी थी, पॉजिटिव, इसलिए रिटार्डेशन. दोनों अपोजिट साइन के हैं इसलिए रिटार्डेशन है ना, तब जाके रिटार्डेशन हुआ. तो क्या रिटार्डेशन का सही मतलब समझ आ गया. एक चीज और चेक करें जरा. check at t equal to 0. एक्सेलेरेशन चेक करो, क्या पता पॉजिटिव आ जाए. t बराबर 0 पे बताना है. बताओ भाई, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी चेक करो पहले. देखो 0 + 0 -20, वेलोसिटी क्या आएगी -20. यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा. और एक्सेलेरेशन क्या आएगा, dv/dt. तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t
4t का 4 और 20 का 0, ये एक्सेलेरेशन है। t बराबर 0 पे देखो एक्सेलेरेशन कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखो कोई बच्चा सोचेगा एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव आ रहा है, सोचेगा एक्सेलरेट कर रही बॉडी है ना, लेकिन वेलोसिटी तो नेगेटिव है ना, तो यही गड़बड़ी है, वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, उल्टा साइन है, रिटार्डेशन है यहाँ पर भी। तुम लोग ये समझ गए हो कि मैं किस चीज़ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक्सेलेरेशन का साइन देख के नहीं बोलना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए, है ना। चलिए, तो कंफर्म हो गया। तो क्या इस पे कैसे सवाल बनाएगा, मुझे लगता है कि इक्वेशन दे देगा और ऐसे सवाल बना सकता है नीट में कि किस टाइम पर बॉडी में रिटार्डेशन होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, t बराबर 1, t बराबर 3, t बराबर 5, t बराबर 7। जिस टाइम पर दोनों के साइन अपोजिट होंगे, v का साइन और a का साइन अपोजिट हो, है ना, सेम साइन है तो एक्सेलरेटिंग ही होगा, चाहे दोनों नेगेटिव हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, चाहे दोनों पॉजिटिव हो। कोई एक पॉजिटिव होना चाहिए, कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। क्या मामला एकदम क्लियर हो गया है, आगे बढ़ा जाए। चलिए लिख लो फटाक से, अगर लिखना है तो कर ही लिया होगा ना, किसी को लिखना है, चलो अच्छा लिखना है, लिख लो। अच्छा, मुझे तब तक जो लोग 1-2 लोग लिख रहे हैं लिखने दो। आप लोग बताओ मुझे यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। मैं बता रहा हूं, ऑप्शन बता रहा हूं। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, व्हेन पोजीशन इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट की स्पीड, सही सोचो, सारे लोग वेलोसिटी को ही वोट दे रहे हैं। सोच लो, क्यों सांभा? पंकज, क्या कांस्टेंट होना चाहिए बताओ, क्या कांस्टेंट होना चाहिए, वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की स्पीड? चलो अच्छा लिखो, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहले वेलोसिटी के आधार पे मोशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक कैटेगरी है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरी कैटेगरी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन की। सबसे पहले बेटा बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। क्या है यूनिफॉर्म मोशन? तो यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। क्या कांस्टेंट होती है? वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी तभी कांस्टेंट रह सकती है जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट। तो बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी में 2 चीजें होती हैं बेटा, एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जिसे हम स्पीड कहते हैं, और एक होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए, बोथ शुड बी कांस्टेंट, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी तो वेरिएबल हो जाएगी ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। और वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बेटा? 0। एक्सेलरेशन जो है वो 0 होना चाहिए। तो ऐसा मोशन
जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो होता है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो बॉडी का रास्ता स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा? क्यों, कर्व में क्या दिक्कत है? कर्व में डायरेक्शन चेंज हो रही होगी ना, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह ही नहीं सकती। यानी स्ट्रेट लाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या स्ट्रेट लाइन में यू टर्न ले सकता है? यू टर्न, भाई यू टर्न भी लेने में भी तो डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मतलब जब मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो और यू टर्न भी अलाउड नहीं है। अच्छा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में काफी है कि स्ट्रेट लाइन में स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए? स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब सीधे सड़क पे जाओ और गाड़ी की रफ्तार चेंज ना करो, तब यूनिफॉर्म मोशन है। 10 की स्पीड है, 10 10 10 10 10 ये। अच्छा बताओ, अगर 10 की स्पीड से ऐसे ऐसे चल रहा है तो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? चूंकि यहाँ स्पीड तो कांस्टेंट है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही। क्या समझ आ गया सबको? ठीक है, जल्दी समझ जाना। आज मैं अंदर से तबीयत बेकार है मेरी। आज मैं सुबह वाली क्लास में आधा घंटे पहले छोड़ दिया था, चक्कर खा के गिरते गिरते बच गए थे बस। अरे क्यों, बधाई क्यों हो बे? ज्यादा ऊंचा सोच रहे हो बेटा। चाय, आज सच में चाय की जरूरत है, हम कहने वाले थे। लेकिन ये बताओ कुशवाहा जी, इतनी चाय में क्या होगा? धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मजाक कर रहा था मैं। दोबारा मन होगा तो फिर मांगेंगे आपसे। वाह, चाय ही जीवन है। बेटा बेटा तो बताओ पाथ कैसा होगा? बेटा पाथ कैसा होगा? पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या यू टर्न होगा? बेटा यू टर्न होगा? कोई यू टर्न नहीं होना चाहिए, नो यू टर्न, नो यू टर्न, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगा, बताना सही है कि गलत। अरे अरे मजाक कर रहा था मैं। अरे नहीं कुशवाहा जी, दिल पे ले लिया आपने तो बिल्कुल। देख रहे हो, इसीलिए मैं कहता हूं I&I एशिया के नंबर 1 को। ये भावना है, देखिए तो अपनी चाय पिला दी हमको है। चलिए चलिए, तो लेकिन बच्चे नालायक, देखो शक देखो रहो, बोले अपनी ड्यूटी करके पिला दिया। ऐसा नहीं है बेटा, हमारे कुशवाहा जी बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, महान विभूति हैं, तुम लोग उनको परेशान करते रहते हो। तो वेलोसिटी, मैं कुछ स्टेटमेंट बोल रहा था, बताना ट्रू है कि फॉल्स है। एक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मोशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। ट्रू या फॉल्स? दूसरा स्टेटमेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, मोशन मस्ट बी यूनिफॉर्म। केवल स्पीड कांस्टेंट बोला है, डायरेक्शन के बारे में? डायरेक्शन दाएं बाएं हो सकती है, लहरा सकती है, यानी गारंटी नहीं ले सकते। स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, मोशन में बी यूनिफॉर्म। भाई स्पीड कांस्टेंट है, मैं कह रहा है ना, में हो सकता है डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो, तो में भी यूनिफॉर्म में टिक कर देंगे। ठीक, अब उल्टा बोलूंगा, दो स्टेटमेंट सुनना। एक तो मैंने कहा कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट, तो मोशन यूनिफॉर्म होगा। ये कथन असत्य है, गलत है ये। अरे है कि नहीं? लेकिन अगर मैं ये उल्टा बोलूं कि यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होगी, ये सही है। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी में तो दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई ना, स्पीड भी और डायरेक्शन भी। तो अगर ऐसे बोले, जैसे मैं अगर कहूं कि, मैं नहीं कहूंगा तो, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर आता है ना, वेलोसिटी का ही एक पार्ट है ना स्पीड हमारा। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड तो कांस्टेंट होगी होगी, पर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो जरूरी नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, है ना। ठीक है, इतनी बात लिख लो। तो अच्छा, अगर मैं ऐसे कहूं मोशन विदाउट एक्सेलरेशन, ये क्या है?
क्या नमकीन है क्या? ललचवाओ मत तुम लोग ज्यादा मुझे। अरे अरे नहीं चाहिए, दे देखो ये बीमार है यार, बीमार है, समझा करो। लेकिन इसने गलत में एक गलती कर दी है, मुझे पहचानती नहीं है, मैं पूरा रख दिया, बचेगा नहीं है। तो बेटा अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना है? 0 है ना एक्सेलरेशन। तो वही तो मैं बोल रहा था, मोशन विदाउट एक्सेलरेशन, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, वही तो है यूनिफॉर्म मोशन। लैंग्वेज चेंज करता रहता, ध्यान रखना। लिख लिया सबने? बैठे तो नहीं हो तो उतनी देर से, ठीक। अच्छा, अब दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। कि कोई लिखना है किसी को? चाय मेरी ठंडी हो जाएगी, मैं पी लेता हूँ ना, चाय मेरी ठंडी हो जाएगी। वाह वाह, मजा ही कुछ और है नमकीन के साथ। जब से डाइटिंग करने का सोचा है, तब से इतना ऊटपटांग खा रहे हैं। आज मैंने गुजिया खाई बहुत दिनों बाद, बड़ी वाली, वो लो एनर्जी महसूस कर रहे थे हम। इसके बाद मटर पापड़ी खाई आज। रिवाइज करो, पुराने नोट्स रिवाइज कर लो तब तक। ये होममेड है क्या? घर पे बनाइए। चाहिए तुम लोग को? ललचा रहे हो ना? सवाल लगाओ, सवाल। अरे वो आ रहा है, जा नहीं रहा। चलिए भैया, बेटा इसको ले जाना, नमी में खराब हो जाएगा, नहीं तो मॉइस्चर की वजह से खराब हो जाएगा। तो थैंक यू बेटा। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा समझना जरा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बेटा ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी वेरिएबल हो, ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी बदल रही हो। कुछ भी बदल सकता है वेलोसिटी का, हो सकता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा हो सकता है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो सकता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं। तो अगर वेलोसिटी बदल रही है तो पक्की बात है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। वेलोसिटी के आधार पर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है। बेटा यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो जैसे आपने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन है तो कुछ तो कांस्टेंट होगा, तो क्या कांस्टेंट? वेलोसिटी, ये याद रखना है। वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या नॉन यूनिफॉर्म? वेलोसिटी। यानी ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके आधार पे है? वेलोसिटी के आधार पर। वेलोसिटी यूनिफॉर्म कांस्टेंट तो मोशन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, वेलोसिटी अगर बदल रही है तो बदलता कौन है?
वेलोसिटी को कौन बदलता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब अगर वेलोसिटी बदल रही है तो पक्की बात कौन प्रेजेंट है? इट मींस एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो है ना, नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक्सेलरेशन नॉन जीरो होना चाहिए। अब कैसे भी हो सकता है, एग्जाम्पल देख सकते हैं कैसे, कोई भी, जैसे मान लो, मुझे बताना जरा, एक गाड़ी की रफ्तार पहले 10 थी, थोड़ी देर बाद 11 हो गई, थोड़ी देर बाद 12 हो गई, तो मुझे बताओ ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? क्यों नॉन यूनिफॉर्म है? वेलोसिटी चेंज हो रही, क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। अच्छा, बताना जरा, ये स्पीड 10, ये स्पीड 10, ये भी 10, ये भी 10, अब बताओ मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म कि नॉन यूनिफॉर्म? क्यों भाई, स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी, यहां भी वेलोसिटी वेरिएबल है और यहां भी वेरिएबल है, दोनों केस में। अच्छा बताना, एक बॉडी सर्कल में मोशन कर रही है, स्पीड है u, यहां पर भी v, यहां पर भी v, कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहां भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना। और अगर मान लो यहाँ पे स्पीड बेटा 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 15 है, तो भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है। तो केवल हो सकता है स्पीड चेंज हो रही हो, डायरेक्शन ना चेंज हो रही हो सकता है केवल डायरेक्शन चेंज हो रही हो, स्पीड ना चेंज हो रही हो। ये भी, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हो रही, स्पीड नहीं चेंज हो रही, हो सकता है दोनों चेंज हो रहे हैं। ये सारे नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में मोशन कहलाते हैं। अगर वेलोसिटी बदल रही है, चाहे मैग्नीट्यूड बदले, चाहे डायरेक्शन बदले, चाहे दोनों बदले, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में है। यानी इन सभी केसेस में बॉडी के पास कुछ न कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम ही है वेलोसिटी को चेंज करना। अगर वेलोसिटी में कुछ भी चेंज हुआ है, चाहे डायरेक्शन चेंज हुई हो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हुआ हो, तो पक्का वहां एक्सेलरेशन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात लिख लो। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो रास्ता है, पाथ है, वो कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा। लड़की, क्या तुम सो रही हो? अच्छा, उधर देख रही, तुम्हारी आंखें एकदम पलके झुकी थी, तो मुझे लगा नींद में हो। बेटा आगे बढ़े। तो बेटा वेलोसिटी के आधार पर हमने मोशन की दो कैटेगरी बना दी। बस ये एक छोटा सा भ्रम होता है, बच्चों को लगता है कि जब स्पीड कांस्टेंट है, ये वाला केस, ये यूनिफॉर्म मोशन है। दिस इज नॉट द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तब होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, दोनों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। क्या हुआ? चलिए, तो अब हम बात करेंगे, लेकिन बेटा फिर हमने क्या किया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, प्लीज ध्यान दें, नॉन यूनिफॉर्म जो मोशन था जिसमें दो चीजें थी, वेलोसिटी वेरिएबल थी, वेलोसिटी वेरिएबल थी और एक्सेलरेशन जीरो नहीं था, ये था। इसे हमने दो कैटेगरी में फिर से डिवाइड कर दिया।
इसकी छोटी छोटी दो, ये एक सब कैटेगरी थी, इसकी फिर दो सब कैटेगरी बना दी। तो अच्छा, हम ये समझ गए हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। इट मींस नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए मोशन विद सम एक्सेलरेशन। क्या ये लाइन समझ में आ रही है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज बेसिकली द मोशन विद सम एक्सेलरेशन, सम नॉन जीरो एक्सेलरेशन। राइट बेटा? चलो, तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन मौजूद है, लेकिन एक्सेलरेशन का स्वभाव कैसा है ये नहीं पता। तो अब एक्सेलरेशन मौजूद है ये तो कंफर्म है, एक्सेलरेशन के स्वभाव के आधार पर दो कैटेगरी और बना दी। अब जो दो कैटेगरी बना रहे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है, तो हम कंफर्म हो ही चुका है। तो बेटा इसमें एक कैटेगरी होती है यूनिफॉर्मली, एक कैटेगरी होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो होता है कि जिसमें एक्सेलरेशन है तो पर कांस्टेंट है, और ध्यान रहे जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड जीरो नहीं है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन समय के साथ चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। जैसे मान लो एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है 2t+3, जैसे मान लो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है 4x+7, 3v² + 8 वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है। चाहे एक्सेलरेशन वेरी कर रहा हो समय के साथ, चाहे पोजीशन के साथ, चाहे ये सारे के सारे केस एक्सेलरेशन यहां बदल रहा है, एक्सेलरेशन फंक्शन है, तो यहां नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये बच्चों जो हमने दो कैटेगरी बनाई हैं, ये एक्सेलरेशन के नेचर के आधार पर बनाई हैं। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जैसे कि मान लो एक्सेलरेशन हमेशा 2i कैप है, फॉर एग्जांपल मान लो 2i कैप है, मतलब डायरेक्शन एक्स एक्सिस की है और वैल्यू 2 है, चेंज नहीं हो रहा, कभी कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेशन अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, देखो t बराबर 1 पे अलग होगा, 2 पे अलग होगा, 3 पे अलग होगा, तो वेरिएबल है यहाँ एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी हमने पहले मोशन की दो कैटेगरी बनाई, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी वेरिएबल, एक्सेलरेशन नॉन जीरो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म की दो और छोटी कैटेगरी बना दी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन वेरिएबल तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। कोई डाउट है किसी को? लिख लो फटाक से। हाँ ना, जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वो मोशन यूनिफॉर्म हो जाएगा, इसलिए नॉन जीरो होना चाहिए। इसमें तो बदल ही रहा है, इसमें तो वेरिएबल है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, तो उस एग्जांपल्स को देख के आपको बताना है कौन सा मोशन। पहले आपको चेक करना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, फिर अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें कैटेगरी चेक करनी है, इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड।
नोटेड एवरीवन? क्या सुशील जी? चलिए बेटा, 1D मोशन है, आपको टाइप ऑफ मोशन पता करना है। फाइंड आउट टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन पहला है x इक्वल टू 2t प्लस 3। तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी है dx बाई dt। t का डिफरेंशिएशन 1 है तो 2 आएगा, 3 का 0 है, तो वेलोसिटी आ रही है 2। एक्सेलरेशन देखें, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का 0। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। कैसा मोशन लग रहा है? कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, कभी भी टाइम का अगर लीनियर फंक्शन होगा पोजीशन में, टाइम का लीनियर फंक्शन होगा, तो आप ये मान के चलो कि वेलोसिटी यहां पर एक बार डिफरेंशिएट करोगे कांस्टेंट आ जाएगा और 2 बार में 0 हो जाएगा, तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन रहने वाला है। टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 3। पूरी फुल कैटेगरी बताना। गलत जवाब है। आपने मुझसे कहा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो आपका गलत जवाब है। आपने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो सही जवाब, लेकिन उसके अंदर 2 कैटेगरी होती हैं। उनमें से कौन सी कैटेगरी है? गलत जवाब अतुल गिरी, गधे कहीं के। पहले वेलोसिटी निकालेंगे dx बाई dt। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 8t का डिफरेंशिएशन 8, 3 का 0। ये आया? देखो वेलोसिटी बदल रही है कि कांस्टेंट है? बदल रही कि कांस्टेंट है? वेलोसिटी वेरिएबल है यहां पर। इसका मतलब मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है? तो इतना तो कंफर्म हो गया अभी, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन ये आंसर थोड़े ना लिखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में भी कौन सी कैटेगरी चेक करना होगा, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो t का डिफरेंशिएशन 1 और 8 का 0। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक बात मेरी बेटा ध्यान से समझना, मेरे 2 प्रश्नों के जवाब दो बस। अगर मुझे मेरे पास पोजीशन का फंक्शन दिया है, पोजीशन का, और मुझे एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? जब एक बार डिफरेंशिएशन करते हो तो वेलोसिटी आती है, और 2 बार करते हो तो एक बार डिफरेंशिएशन में पावर कितनी कम हो जाती है? 1 कम हो जाती है। याद करो, t की पावर n का क्या होता है? n आगे आता है, t की पावर n-1। तो जब पावर क्यूब होता है तो पावर 2 बचती है, 2 होता है तो 1 बचती है, और 1 होता है तो 0 बचती है। पावर 0 का मतलब 1, यानी कांस्टेंट आएगा। बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। अगर क्वाड्रेटिक है, क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक है, द्विघात है। पोजीशन का फंक्शन क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो जब तुम एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो t की पावर कितनी रह जाएगी? 1। और 2 बार कर दोगे तो t गायब हो जाएगा कि नहीं? t गायब होने का मतलब कैसा रहेगा? कांस्टेंट आ जाएगा। यानी 2 बार डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ जाएगा। 100% यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब जब पोजीशन का फंक्शन या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन या डिस्टेंस का फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट ही रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्वाड्रेटिक अगर दिया है, क्वाड्रेटिक, t की पावर 2 में अगर मैक्सिमम पावर है तो 100% है
जब 2 बार डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालोगे तो टी समाप्त हो जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, यानी 100% यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और पावर एक ही है तो पहली बार में कांस्टेंट आ जाएगा, पहली बार डिफरेंशिएट करने पे ही कांस्टेंट आ जाएगा, यानी वेलोसिटी ही कांस्टेंट आ जाएगी। अच्छा मुझे बताओ, अगर पावर 3 होगी 3, तो 2 बार जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, और पहले से अगर 3 पावर है तो 2 बार डिफरेंशिएट करने पे कितनी पावर बचेगी? 1 बचेगी, यानी टाइम खत्म नहीं होगा ना। और टाइम की पावर अगर बची रही तो यानी वेरिएबल है कि कांस्टेंट? मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि नहीं? दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों समझा रहा हूं ये मैं? मुझे पागलपन के दौरे आते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं देख के बता दो कि मोशन कैसा है, करना ना पड़े, देख के बता दो कैसा है। तो अगर 2 बार डिफरेंशिएट करके भी लगे कि टाइम समाप्त तो नहीं होगा, जैसे x बराबर साइन टी लिखा हो, साइन टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, क्या कभी टी समाप्त होगा? चाहे 50 बार कर दो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, कॉस, कॉस का माइनस साइन, फिर साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टी रहेगा कि नहीं रहेगा? 100% नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। y बराबर x बराबर e की पावर t लिखा, e की पावर t, e की पावर t को तुम 50 बार डिफरेंशिएट कर दो, e की पावर t का e की पावर t, फिर e की पावर t का e की पावर t, फिर e की पावर t का e की पावर t, तो कैसा मोशन होगा ये? नॉन यूनिफॉर्म। समझ रहे हो कि नहीं? तो यूनिफॉर्मली देखो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन याद कर लो, दो याद कर लो बस, बाकी सब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन का लीनियर फंक्शन होता है, टाइम का लीनियर। x बराबर 2t प्लस 3, x बराबर 3t प्लस 7, लीनियर समझते हो? लीनियर जिसमें पावर 1 हो, 1 पावर हो, टाइम की पावर 1 हो, x की पावर 1 हो, इसे लीनियर बोलते हैं। x स्क्वायर t स्क्वायर आ जाता है तो ये लीनियर नहीं रहता। जब लीनियर फंक्शन होगा टाइम का तो एक बार डिफरेंशिएट करने से कांस्टेंट आएगा, दोबारा हम 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0, तो 100% यूनिफॉर्म मोशन है। x बराबर 3t प्लस 7, y बराबर 2t माइनस 8, x बराबर 38 माइनस 9, सब यूनिफॉर्म मोशन। और अगर पोजीशन क्वाड्रेटिक लिखा है, क्वाड्रेटिक, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्योंकि जब क्वाड्रेटिक होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी में t की पावर 1 रहेगी, वेलोसिटी वेरिएबल है, और 2 बार में कांस्टेंट आ जाएगा, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट आएगा तब जाके तुम कहोगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके अलावा सारे के सारे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, चाहे t क्यूब हो, चाहे t की पावर 5 हो, t की पावर 7 हो, साइन t, e की पावर t, कॉस t, ln t, कुछ भी है, 1/t, 1/t स्क्वायर, ये सब नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव में नेगेटिव ऐड होता जाएगा। रूट टी, टी की पावर 1/2, टी की पावर 3/4, सब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की संख्या ज्यादा है। ये दो कैटेगरी पकड़ लो, टाइम का लीनियर फंक्शन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पोजीशन का, पोजीशन अगर टाइम का लीनियर फंक्शन है तो यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन अगर टाइम का क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऑल अदर आर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ आ रही बात? तो फिर भी अगर कोई डाउट रहे तो तुम एक्सेलरेशन निकालते जाना, करते जाना। तो अभी हम ऑब्जर्वेशन से भी देखते जाएंगे और कर करके भी देखते जाएंगे, काम हो जाएगा अपना। क्या कॉपी हो गया सबका? पहले ऑब्जर्वेशन से बताना, देख के बताना, देख के बोलो कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्मली। कैसे देखा? t की पावर 3 है, जब तुम 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आएगा? fn की पावर कितनी बचेगी? 1, यानी टाइम समाप्त नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो टाइम का फंक्शन आएगा, इट विल बी ए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। निकाल के दिखा देता हूं, अब मेरे साथ साथ निकाल लो। v क्या होगा? dx/dt, t क्यूब का 3t स्क्वायर, t स्क्वायर का 2t, वेलोसिटी वेरिएबल है तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म कंफर्म। फिर एक्सेलरेशन में आ जाओ, dv/dt
टी स्क्वायर का 2t, 2t इंटू 3 6t प्लस 2, ये भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। तो ये है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। x बराबर साइन टी कैसा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, चाहे जितनी बार डिफरेंशिएट कर दो t समाप्ति नहीं होगा कभी, ये भी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। x बराबर 2e की पावर t कैसा मोशन है, चाहे जितनी बार डिफरेंशिएट कर दो 100% है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इनको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, समझ गए ना आप लोग। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन, टी रहेगा, टी जाएगा नहीं। अब देखना तुम अभी कंफ्यूज हो जाओगे। चलो इसको बताओ, क्या है यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर फंक्शन है ना। एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आएगा 2, तो यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। अभी देखना अब की बार गलत बता दोगे। फिर से लीनियर फंक्शन 3t माइनस 7, अरे भाई लीनियर फंक्शन ही तो है, ओ उसमें आ जाओ। ये मैं रट्टू पोपट लोगों के लिए लेके आया हूं। क्या भैया गड़बड़ हो गया, ये बताओ ये पोजीशन है कि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो सीधे दिख रहा वेरिएबल है, वेलोसिटी दे दी ना, वेलोसिटी तो वेरिएबल है, मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म है। एक बार डिफरेंशिएशन में एक्सेलेरेशन आ जाएगा, तो एक्सेलेरेशन निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, ये कांस्टेंट है। कौन सी कैटेगरी है ये, यूनिफॉर्मली एक्स। अब जैसे मैं आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब बता रहा था, तो मैं बार बार बोल रहा था पोजीशन टाइम, पोजीशन का ग्राफ, पोजीशन टाइम, पोजीशन। फिर मेरे मन में विचार आया कि तुम लोग क्वाड्रेटिक भयंकर तरीके से रट्टू पोपट टाइप लोग हो, लीनियर फंक्शन मैंने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो तुम इधर नहीं देखोगे, बस इधर देखोगे, लीनियर है। इसलिए मैंने कहा मैं वेलोसिटी भी देता हूं। बताना जरा, x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t और दूसरा है वेलोसिटी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t। दोनों सेम क्वेश्चन है कि अलग अलग है? इसमें ये पोजीशन है, पोजीशन, इसे एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगा और 2 बार करोगे एक्सेलेरेशन आएगा, और जब 2 बार करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। क्या मैं करूं कि समझ जाओगे यार? ये 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। एक बार में 2t प्लस 4 आएगा, एक बार में 2t प्लस 4 आएगा, समझ गए ना? तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, समझ रहे ना? ये एक्सेलरेटेड लिखा है आगे, ये है बेटा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, और ये वेलोसिटी का फंक्शन है।
वेलोसिटी बदल रही है, एक्सेलेरेशन देखोगे तो एक्सेलेरेशन वेरिएबल आएगा 2t + 4, तो ये है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा क्वाड्रेटिक भ्रमित मत हो जाना, क्वाड्रेटिक में किस में बता रहा था, पोजीशन टाइम में। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए तो पोजीशन की जब इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, पोजीशन की जो इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। अब बच्चा तुम जो आज सवाल पूछ, लड़की तुम सवाल आज पूछ रही थी, अब हो जाएगा ये, वो जो तुमने बाद में पूछा था डाउट अपना। असाइनमेंट में इस पे 2 सवाल हैं, एक सवाल तो बहुत अच्छा है, उसके ऑप्शन बहुत बढ़िया बनाए उन्होंने, उसमें आप चार ऑप्शन है, अब मैं भी टिक करा दूंगा, आप देख लीजिएगा। 4 ऑप्शन ऐसे बनाए कि कोई ये सोचे कि डिफ्रेंशिएट कर ले तो मुश्किल काम है, बहुत गुणा भाग करना है, उसमें बस ये देखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक बन रहा है, पोजीशन की कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। पोजीशन जब क्वाड्रेटिक बनेगा तब आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, टाइम में क्वाड्रेटिक बनेगा जब, है ना। अब मैं बताऊं कि अब मेरे पास असाइनमेंट नहीं, मेरी असाइनमेंट तुम लोगों ने चुरा ली है। लाओ 2 असाइनमेंट बताता हूं, लाओ असाइनमेंट कहाँ है, लेके आया करो। ठीक है कोई बात नहीं, मिल गई। ये देखो, एक तो सीधे सीधे हो जाएगा, पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 18। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें कह रहा कौन सा मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है। देखो पहले में दिया, देखना पहला देखते हैं, पहले में दिया है p + qt का होल स्क्वायर r + pt, p q r कांस्टेंट है। अब हमें ही देखना है, देखो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन आने के लिए कितनी बार डिफरेंशिएशन, और 2 बार डिफरेंशिएशन से अगर कांस्टेंट आना मांगता है अपन को तो t की पावर कितनी होनी चाहिए, 2, क्वाड्रेटिक। अगर पावर 3 है तो टाइम खत्म नहीं होगा, 2 बार के बाद भी टाइम बचा रहेगा, टाइम बचा रहेगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब तुम देखो सीधे देख लो, इसको जब होल स्क्वायर करोगे तो सबसे बड़ी पावर क्या आएगी, t², और इस जब t से गुणा हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर। देखो इसको अगर गुणा भाग करने बैठ गए पगला जाओगे, यही देखना, ऐसे ही देखना है। तो देखो ये यहां पर जब होल स्क्वायर करोगे तो p² + q² t² आएगा, t का स्क्वायर आएगा ना सबसे बड़ी पावर। अब वो t का स्क्वायर जब इस t से गुणा होगी t³ आएगा, यानी सबसे बड़ी पावर t³ आएगी। तो 2 बार डिफरेंशिएट करके बताओ t गायब होगा कि नहीं होगा, तो इट इज ए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही? दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में देखो p + qrt, ये तो लीनियर फंक्शन है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है कि नहीं। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, 2 बार में 0 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखो, तो तीसरे में एक डब्बे में लिखा p + t, एक डब्बे में लिखा q + t, एक डब्बे में लिखा r + 1। अब देखो ये t का लीनियर है और ये t का t गुणा t क्या होगा, t गुणा t²। यहां तो t है नहीं, तो देखो ये क्वाड्रेटिक आएगा कि नहीं आएगा। अब जिस बच्चे ने सोच लिया कि मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तब चेक करूंगा, पागल हो जाएगा। पहले 3 डब्बे मल्टीप्लाई करेगा, दोनों डब्बे, फिर डिफरेंशिएट करेगा, इसका होल स्क्वायर करेगा, फिर इससे गुणा करेगा, फिर डिफरेंशिएट करेगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। यानी ये सवाल बनाने वाले ने जानबूझ के ऐसा बनाया है कि बच्चे को पता होना चाहिए, नीट वाले बच्चे को देख के पता होना चाहिए कि कौन सा
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्वाड्रेटिक देखना है, t की अधिकतम पावर देखनी 2 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ t इंटू टी स्क्वायर आएगा, तो t की 2 से ज़्यादा पावर हो ही नहीं सकती यहाँ पर। यही आंसर है हमारा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। समझ आ रही बात में? इसीलिए मैं कह रहा था कि देख के पता चलना चाहिए आपको। और लास्ट वाले में लीनियर फंक्शन है, दैट इज नॉट ऑल्सो द आंसर, है ना, वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट पे हमारे असाइनमेंट में एक सवाल और है, पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 48। बताओ ये मोशन कैसा है? वेलोसिटी लिखी है 20, 0.1 टी स्क्वायर। पेज नंबर 5 48। देखो वेलोसिटी तो बदल रही है, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। एक्सेलेरेशन निकालो, एक्सेलेरेशन निकालो। देखो ये 0 हो गया, 0.1 गुणा 2t। टाइम है कि नहीं है बताओ? कैसा है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ रहे हैं ना? बड़े आराम से कर ले जाएंगे इसको। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन क्लियर हो गया बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन इज ओके। चलिए अब इन्हीं मोशंस को हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। देखिए यूनिफॉर्म मोशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो सब यूनिफॉर्म मोशन में ही तो लगाते रहते हैं। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये सब लगाएंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन हमें अलग से नहीं पढ़ना। तो हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन इस नीट की तैयारी में सीखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कितनी कैटेगरी हमने बनाई? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड, तो जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है वहां पर हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस ए टी, ये सब यहां वैलिड होता है। और जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है वहां हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन की मदद से क्वेश्चंस करते हैं। तो इन्हीं दो मोशंस को हम स्टडी करेंगे 1D मोशन में। इसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस और तब जाके चैप्टर वाइंड हो जाएगा। तो डेफिनेशन के बाद यही मोशंस को हमें पढ़ना है। तो यूनिफॉर्म मोशन इज वेरी इजी, उसमें तो स्पीड कांस्टेंट है, तो सीधे चाल बराबर दूरी बड़े समय लगता रहेगा, काम होता रहेगा। तो उसको अलग से नहीं पढ़ना है हम लोग को, है ना। तो अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ने जा रहे हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। अब तक हम ये बात जान चुके हैं कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है उसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन कहते हैं, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो यहां पर बच्चों इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमें पढ़नी है। इक्वेशंस ऑफ फॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, आप लोग को सबको याद है, तो मैं लिख देता हूं। टोटल 6 इक्वेशन होती हैं बेटा, 3 फेमस हैं, 3 थोड़ी कम फेमस हैं। पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी क्या आप बता सकते हो? s बराबर यू टी प्लस। थर्ड इक्वेशन, अभी मैं छैयों लिखवा दे रहा हूं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। चौथी है nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। पांचवी है एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। और छठी है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। बेटा यहां पर u क्या है? u इनिशियल स्पीड की वेलोसिटी, v क्या है? v फाइनल वेलोसिटी, t क्या है बेटा? टाइम इंटरवल।
ए क्या है, एस क्या है बेटा, हाँ डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस ना बोलना है। बाई चांस वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो तो बात अलग, पहले लिखो फिर सब एक्सप्लेन करता हूं। बताए भाई बच्चों, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। nth सेकेंड में भी एक्सप्लेन करूंगा, ये nवें सेकेंड का विस्थापन है बेटा, कई जैसे किताबों में tth लिखा रहता है, tth मैं nth बुलाता हूं, तो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। एवरेज वेलोसिटी है, ये औसत वेग है, एवरेज स्पीड नहीं है, एवरेज वेलोसिटी है। ओके, तो ये इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, और ये डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अभी मैं इन तीनों के बारे में चर्चा करूंगा, ये भी थोड़ी सी अनजान है, इसमें हमें सबके मतलब पता होने चाहिए। जिन दो पॉइंट के बीच में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें से जो, जैसे यहां से यहां के बीच में लगा रहे हो तो इसे इनिशियल कहोगे, इसे फाइनल कहोगे। मान लो जर्नी यहां से यहां हो रही है, यहां से और यहां, लेकिन तुम यहां से यहां के बीच में लगाना चाहते हो, तुम्हारा ये वाला इनिशियल होगा, ये वाला फाइनल होगा। बात समझ रहे हो ना? यानी u और v इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम इक्वेशन किन दो पॉइंट के बीच में लगाना चाह रहे हो। मान लो गाड़ी ने 9 बजे चलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन तुम 11 बजे से 2 बजे के बीच में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो तुम u वो लोगे जो 11 बजे होगा, ना कि 9 बजे वाला। तो इनिशियल का मतलब ये नहीं कि एकदम शुरुआत में जो है, इनिशियल का मतलब हम जो इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, जिस टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस टाइम का इनिशियल मोमेंट और उस इंटरवल का फाइनल मोमेंट। ठीक है, तो चलिए इस 6 की 6 इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। ये 3 तो हमारी आदत में है और इन 3 का इस्तेमाल भी हम बहुत भरपूर करेंगे। आप देखोगे कि कई बार आप इन इक्वेशन से ज़्यादा आसानी सॉल्व करोगे और इनसे थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। तो 6 के 6 अस्त्र ये 6 के 6 चलाएंगे।
लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि 6 की 6 क्वेश्चन ये तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में चले गए, तो फिर हमें मैथ्स के अलावा कोई और बचा नहीं सकता, हम ये इक्वेशंस नहीं लगा पाएंगे। ये इक्वेशन सिर्फ तब वैलिड होती हैं जब एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट। हाँ, ये 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन सब में वैलिड होती हैं। शर्त बस इतनी है कि एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। ना एक्सेलरेशन बदले, ना समय के साथ बदले, ना डिस्प्लेसमेंट के साथ बदले, ना वेलोसिटी के साथ बदले। अगर एक्सेलरेशन बदल रहा है तो तुम ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। लिमिटेशन पता होना बहुत जरूरी है कि ये हथियार कब काम नहीं आएगा। बात समझ रहे ना? चलिए अब एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं मैं। चौथी इक्वेशन से आते हैं सबसे पहले। चलो पहले 5वीं और 6वीं प्रूव कर देता हूं। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी समझना, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को s मान लेता हूं, टाइम इंटरवल को t मान लेता हूं। हमें पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो औसत वेग होता है, जो वो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। औसत चाल जो होती है, एवरेज स्पीड, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को लिख दे रहा हूं मैं, देखना ध्यान से, ये लिख दे रहा हूं ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और टाइम से कर दे रहा हूं डिवाइड। दोनों से डिवाइड करूंगा तो t से t कट जाएगा u, और फिर इसमें एक t से t कट जाएगा AT/2। फिर बेटा एलसीएम ले लेंगे, 2 इधर चला जाएगा, 2u प्लस AT/2 आएगा। फिर देखो थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं इसको, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा बेटा, u अलग कर लेता हूं, और u प्लस AT अलग कर देता हूं, तो u प्लस AT और ये डिवाइड बाई 2। तो आप देख सकते हो ये u है बेटा, ये v है, और ये डिवाइड बाई 2 है। तो ये वाली बात जो मैं आपको डायरेक्टली मैंने लिख दी थी, मैं सोच रहा था एक बार आपको दिखा दूं कैसे आई है। तो बेसिकली जो एवरेज वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो हमेशा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो हमेशा है, लेकिन यहां पर जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है तब u प्लस v/2, यानी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, यानी ये तभी लगा सकते हो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये तो डेफिनेशन है, ये तो ऑलवेज वैलिड है, इसमें तो कोई चिंता वाली बात नहीं। यानी यहां पर मैं आपको बस दिखा रहा था कि ये जो इक्वेशन हमने निकाली इसमें कितनी सच्चाई है। बाकी तुमको रट्टा ही मारनी है, तुमको डिराइव नहीं करनी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है बस। लेकिन चूंकि मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं तो इन 3 इक्वेशन को, ये तो बहुत बार आपने की हैं, दिखी हैं, इनके डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, ठीक है, पर इन तीनों को मैं दिखा देता हूं थोड़ा थोड़ा कैसे निकले। साथ ही साथ अब तुम देखो बड़े आराम से कर लोगे। तुम्हें पता है कि एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। और तुमने अभी अभी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाली है u प्लस v/2 इंटू टाइम। तो इस तरह से तुम छठी इक्वेशन भी बता सकते हो बड़े आराम से कि s बराबर u प्लस v/2 इंटू टी। कई बार ऐसा होगा जहां तुमको इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, ऐसे सवाल आएंगे कि पहले गाड़ी की रफ्तार 10 थी, फिर गाड़ी की रफ्तार 20 हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और टाइम जो लग रहा है वो 10 सेकेंड लग रहा है। कहेगा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। अब 90% जनता क्या करेगी, पहले v बराबर u प्लस AT लगाएगी, t दिया है, v दिया है, u दिया है, पहले v बराबर u प्लस AT लगाएगी, उससे a निकालेगी a, फिर a निकालने के बाद या तो तीसरी इक्वेशन लगा देगी या दूसरी लगा देगी, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्योंकि a पता नहीं ना, a गिवन नहीं है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, हम छठी इक्वेशन लगाएंगे सीधे। हम कहेंगे a निकालने की जरूरत थी क्या, डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है u प्लस v/2 इंटू टी, खत्म। हम a नहीं निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? ऐसे कई सारे सवाल आएंगे आपके असाइनमेंट में भी हैं जहां पर आप बिना एक्सेलरेशन निकाले डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे इस इक्वेशन की मदद से। तो इसलिए ये बहुत जरूरी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप आवश्यक समझते हो तो आप इसको लिख लो। फिर मैं nth सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट पे आता हूं। ऑल्दो कंपलसरी नहीं, कोई ना लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैं एक बार आपको दिखाना चाह रहा था कि आप कर लीजिए इसको।
समझाए? क्यों लड़की आ गया समझ? अब एक लास्ट चौथी इक्वेशन को थोड़ा समझ लो कैसे आती है, और चौथी इक्वेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप ये समझो कि nth सेकेंड का मतलब क्या है। फॉर्मूला तो हम लगाएंगे ही, अप्लाई तो हम करना सीखेंगे ही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth सेकेंड? तो अगर मैं आपसे कहता हूं पहला सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, इसका मतलब t बराबर 0 से 1, एक सेकेंड। पहला एक सेकेंड जो होता है उसे फर्स्ट सेकेंड कहते हैं। t बराबर 1 से t बराबर 2 सेकेंड के बीच में जो एक सेकेंड की जर्नी होती है उसे दूसरा सेकेंड कहते हैं। t बराबर 2 से t बराबर 3 के बीच में जो एक सेकेंड की जर्नी होती है उसे थर्ड सेकेंड कहते हैं, तीसरा सेकेंड कहते हैं। t बराबर 3 से t बराबर 4 सेकेंड यानी एक सेकेंड की जो जर्नी होती है वो फोर्थ सेकेंड कहलाता है, चौथा सेकेंड। t बराबर 4 से t बराबर 5 के बीच में जो एक सेकेंड की जर्नी है वो फिफ्थ सेकेंड है, फिफ्थ, पांचवा। पांचवें सेकेंड का मतलब 5 सेकेंड नहीं है, पांचवें का मतलब है पांचवा एक सेकेंड। पहला एक, दूसरा एक, तीसरा एक, चौथा एक, पांचवा एक। पांचवा एक सेकेंड मतलब पांचवें सेकेंड का मतलब है जर्नी एक ही सेकेंड की है, वो 4 से 5 के बीच में। t बराबर 4 से t बराबर 5 के बीच में। समझ रहे हो ना? ये जो टिक 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 एक सेकेंड में हो रहा है, जो पांचवा टिक है ना, इसकी बात हो रही है। छठा सेकेंड क्या होगा जरा बताइए, कौन सा इंटरवल होगा? 5 से 6। 10वां सेकेंड क्या होगा? 9 से 15वां सेकेंड, 18वां सेकेंड, nवां सेकेंड, nवां n-1 से n से। तो जो nवां सेकेंड है इसका टाइम इंटरवल n सेकेंड है कि 1 सेकेंड है? 1 सेकेंड। अच्छा, अगर मुझे बताओ बेटा, अगर मान लो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ना होता और हमसे कोई कहता कि भैया गाड़ी यहां से t बराबर 0 से चल रही है और 5वें सेकंड में बताओ 5वें सेकंड में विस्थापन कितना है? 5वें में, यानी हमने सोचा यार t बराबर 4 से t बराबर 5 के बीच में बताना है। तो पहले हमने गाड़ी से पूछा, हे गाड़ी t बराबर 4 सेकंड में तुम कितना चली हो? तो उसने कहा हम S1 चले, S1। 4 सेकंड में टोटल कितना गाड़ी चली है देख लें, और t बराबर 5 यहां है, मान लो 5 सेकंड में गाड़ी टोटल कितना चली ये देख लें। और ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है s, यही तो s फिफ्थ है, बताओ है कि नहीं? बताओ, 5वां सेकंड यही तो है, बताओ है कि नहीं? तो अगर मुझे ये 1 सेकंड बताना है बच्चों, तो क्या मैं 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट अगर घटा दूं तो क्या 5वें का आएगा कि नहीं आएगा? यार बताओ यार। अगर मुझे 10वें सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो एंड वी डोंट हैव द फॉर्मूला, तो पूरे 10 सेकंड का निकालो, उसमें 9 सेकंड का माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो 9वें से 10वें का ही तो होगा। बताओ भैया, अगर हम तुमसे कहें भैया हमने 10 सेकंड तक दौड़ लगाई, 10 सेकंड तक, और 10 सेकंड में हम टोटल 200 मीटर दौड़े, जिसमें हम पहले 9 सेकंड में 160 मीटर दौड़े, पहले 9 सेकंड में 160 मीटर दौड़े भैया, और 10 सेकंड में 200 मीटर दौड़े, तो भैया आखिरी के यानी 10वें सेकंड में कितना दौड़े? घटा के ही तो निकाल रहे हो, यही तो कहने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे ही वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है कि हम लोगों ने जब वो फॉर्मूला डिराइव किया है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देशवासियों ध्यान समझो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का मतलब है t बराबर n-1 सेकेंड से
t बराबर n सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ये मतलब है इसका। तो भैया कैसे करोगे? मान लो कोई गाड़ी की रफ्तार u है, t बराबर n सेकेंड तक, यहां पे t बराबर 0 से यहां से यहां तक टाइम n-1 सेकेंड है और यहां पे टाइम n सेकेंड है। ये वाला डिस्प्लेसमेंट मान लो Sn बोल देता हूं, Sn, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूं Sn-1, सिंपल S1 S2 बोल दूं को, तो S1 बोल देता हूं, इसको S2। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है a। तो अगर मैं कहूं n सेकेंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इन n सेकेंड, अरे इन n सेकेंड अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट कितना है तो कितना आएगा बताओ? हाँ गुरुदेव, क्या खो गया? क्या हुआ? मिल गया? मैं ये देख रहा था, साहिल सर के हाथ में आने का मतलब समझते हो? लास्ट ईयर 2 दिन गाड़ी ले गए, पहले दिन एक ले गए, तो सर्विस सेंटर पहुंच गई अगले दिन हम दूसरी लाए, दूसरी भी ले गए, वो ऊपर पहुंच गई, वो बेचनी पड़ी हमको। हमने इनसे कहा तीसरे दिन, ये बोले सर गाड़ी, हम चल रहे हैं, बताओ कहाँ चलना है, ड्राइवर बन के। तो n सेकेंड में बेटा देखो, ये लिखना नहीं, आप समझ लो कैसे करना है। क्यों बता रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा क्यों, समझा क्यों रहा हूं, प्रोसेस क्यों समझा रहा हूं। कुछ सवाल ऐसे होते जहां तुम्हें मजबूर कर देगा प्रोसेस लगाने के लिए। इन n सेकेंड अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट आएगा S1, S2 मान लेते हैं, तो n सेकेंड में आएगा ut प्लस हाफ 80 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है n का। और n-1 सेकेंड में अगर देखा जाए, n-1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसे S1 कह देता हूं, ये है n की, t की जगह n-1 सेकेंड रख दो, t की जगह ut प्लस हाफ 80²। और अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है यही तो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आएगा। घटाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसमें इसको घटाकर ही वो फॉर्मूला डिराइव किया गया। अगर मन ना करे तो घर पे प्रैक्टिस कर लेना, इसमें से इसको घटाओगे तो जो nth सेकेंड है, nth सेकेंड का वो S2 में जब तुम S1 घटा दोगे, यानी n पहले वाले में S2 में जब S1 घटा दोगे तो तुम्हारा वही आंसर आएगा u प्लस, वही आंसर आएगा, ये रट्टा जो तुमने मारा है, u प्लस a/2 to n-1। दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात बेटा कि nth सेकेंड का मतलब क्या है। nth सेकेंड का मतलब है n-1 से n सेकेंड के बीच में, यानी ये जो nth सेकेंड है ये n सेकेंड की जर्नी नहीं है, ये 1 सेकेंड की जर्नी है। 5 से अगर आपसे 2 सवाल पूछे कि 5 सेकेंड में कितना विस्थापन हुआ तो लगाओगे s बराबर ut प्लस हाफ t², t रखोगे 5। लेकिन अगर कहे 5वें सेकेंड में, 5th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो तुम ut प्लस हाफ t² नहीं लगाओगे, फिर 5th का मतलब वो nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना है। कल हम ढेरों सवाल करेंगे, अभी मैं थ्योरी पे छोड़ रहा हूं इसको। अब मैंने ये क्यों एक्सप्लेन किया, मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे मैंने अभी भी आपको समझाया कि अगर मुझे nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पूरे n सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में n-1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ये है, इसमें अगर मैं ये घटा दूंगा तो वही आंसर आ जाएगा। घटा के घर पे चेक कर लेना, डेरिवेशन जरूरी नहीं है। मेथड क्यों बता रहा हूं सुनो। ये तो चलो 1 सेकेंड की कहानी है, तुम फॉर्मूले से कर लोगे। कभी कभी सवाल ऐसे पूछता है कि एक गाड़ी ने 10 सेकेंड तक मोशन किया, एक गाड़ी ने 10 सेकेंड तक मोशन किया,
आखिरी के 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, आखिरी के 2 सेकंड में। तो आखिरी के 2 सेकंड यानी 9वां और 10वां। तो कुछ लोग कैसे करते हैं, 9वें का अलग निकाला, nth सेकंड का फॉर्मूला लगाया और 9वें सेकंड का निकाल लिया, 10वें का निकाला जोड़ दिया। ये सही तरीका नहीं है सेलेक्ट होने वाले बच्चे के लिए। अगर उसने कहा आखिरी के 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो कॉन्सेप्चुअल तरीका क्या है कि पूरे 10 सेकंड का निकालो, पूरे 10 सेकंड का निकालो और कितने का निकालो, 8 सेकंड का, और 10 वाले में 8 घटा दोगे तो आखिरी के 2 सेकंड का आ जाएगा। इसी तरह तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर तुम फॉर्मूला ना लगाना चाहो और कोई तुमसे 5वें सेकंड का पूछे, फिफ्थ सेकंड पूछे, तो तुम पहले क्या निकालो, 5 सेकंड का, फिर क्या निकालो, 4 सेकंड का, 5 वाले में 4 वाला घटा दो। 5 सेकंड का कैसे निकालोगे, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, t बराबर 5 रखो। 4 सेकंड का कैसे निकालोगे, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, t बराबर 4 रखो। वही तो मैं कह रहा हूं, जब मैंने n सेकंड का लगाया तो मैंने लगाया s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, t बराबर n रखा। जब मैंने n-1 निकाला तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाया, t की वैल्यू n-1 रखी, और इसमें इसको घटा दूंगा तो nवें सेकंड का आ जाएगा। तुम इसमें इसको घटा के तुम ये देख लोगे कि इसका आंसर आएगा u प्लस a/2 2n-1। मुझे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं, मैं लॉजिक देना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं तुम लोग को, कि कल को तुम फंस जाओ और फॉर्मूला दिमाग में ना आए तो कॉन्सेप्ट से तो कम से कम सवाल कर लो। 5th सेकंड का फॉर्मूला नहीं, मान लो ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो कम से कम ये तो याद आ जाए कि चलो 5 सेकंड का निकाले ले रहे हैं, उसमें 4 सेकंड का घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। आखिरी के कोई कहे 20 सेकंड तक जर्नी हो रही, 20 सेकंड तक, आखिरी के 3 सेकंड का बताओ, आखिरी के 3 सेकंड का, तो पहले पूरे 20 सेकंड का निकाल लेंगे, फिर 17 सेकंड का निकाल लेंगे, और 20 में अगर 17 घटा देंगे तो आखिरी के 3 सेकंड का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये सब एक जैसे कॉन्सेप्ट हैं, बस कोई 1 सेकंड की जर्नी, कोई 2 की, कोई 3 सेकंड। ये लॉजिक वाकई इंपॉर्टेंट है और इस पे सवाल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाते रहेंगे। तो इनके सवालों के साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। तो अब हम लोग इनके इक्वेशंस, ग्रेविटी, ये सारी चीज करेंगे। 2-3 क्लास में पूरा कवर कर लेंगे अच्छे से। और अब जो 2-3 क्लास पढ़ाएंगे उस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं। इन इक्वेशंस पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में और ग्राफ पे।